हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपीएसआई परीक्षा 2021 के लिए ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको हिंदी के टॉप मोस्ट 40 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा और आज की प्रैक्टिस सेट में आप अंत में ये बताइएगा कि आज आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। दोस्तों, आपके सामने ये जो 40 क्वेश्चन लाए गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको यूपीएसआई परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग पूरा टेस्ट ध्यान से दीजिएगा और अंत में अवश्य बताइएगा कि आज आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और जी हाँ दोस्तों, आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल जल्द ही ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर हम अभी क्लास के तुरंत बाद पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। तो जी हाँ दोस्तों, चलते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें आपसे जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग देखिएगा। जो समान हिंदी का पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए गए संभावित उत्तरों में से चिन्हित कीजिए। तो आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया गया है, इसे पढ़ना है। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। इससे अपनी श्रद्धा के बदले में हम श्रद्धेय से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस समाज में समझते हैं जिसके किसी अंश पर चाहे हम व्यष्टि के रूप में इसके अंतर्गत भी ना भी हों, जानबूझकर उसने कोई शुभ प्रभाव डाला। श्रद्धा स्वयं ऐसे कार्यों के प्रतिकार में होती है जिनका शुभ प्रभाव अकेले हम पर नहीं बल्कि सारे मनुष्य समाज पर पड़ सकता है। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि के रूप में प्रकट करते हैं। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। तो आप लोगों को बताइए, आपसे जो इसमें आंसर को प्रश्न आपसे पूछे गए हैं वो हैं श्रद्धा का भाव क्या है। आपसे पूछा जा रहा है जो आपने ये पैराग्राफ पढ़ा, इसमें जो श्रद्धा है उसका भाव क्या है। तो आप लोग बताइए कि श्रद्धा का भाव क्या है। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी, जो श्रद्धा का भाव है वह सामाजिक है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। हम अपने आप को किस में समझते हैं। आपसे पूछा जा रहा है जो प्रश्न नंबर 2 है कि हम अपने आप को किस में समझते हैं। तो आप लोग बताइए कि हम अपने आप को किस में समझते हैं। आपको जो आपने ऊपर पैराग्राफ पढ़ा है उसी में से आंसर देना है। तो आशा करते हैं कि आप इसका आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी दिए हैं, क्या ऑप्शन नंबर सी जो समाज है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। इसका आंसर होगा कि जो समाज हम अपने आप को किस में समझते हैं, तो हम अपने आप को समाज में समझते हैं। चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सारे मानव समाज पर किसका प्रभाव पड़ता है। आपसे पूछा जा रहा है कि सारे मानव समाज पर किसका प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग इसके आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, श्रद्धा का, सारे मानव समाज पर श्रद्धा का प्रभाव पड़ता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व क्यों प्रदान किया है। आपसे पूछा जा रहा है समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व क्यों प्रदान किया है। तो आप लोग बताइए कि समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व क्यों प्रदान किया है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, जो अत्याचार पर घृणा के लिए समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान किया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। आपसे पूछा गया है कि जो आपने अभी निर्देश पढ़ा उसका उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, क्या श्रद्धा की महिमा, जो आपने उपयुक्त शीर्षक पढ़ा उसका जो हो सकता है शीर्षक वो हो सकता है श्रद्धा की महिमा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। अब चलते हैं, फिर से आपको एक निर्देश दिया गया है। नीचे दिए गए शब्दों के पर्याय या समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित विकल्प चुनिए। तो आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपसे मनुष्य का समानार्थक शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग बताइए कि मनुष्य का समानार्थक शब्द क्या होगा।
अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए द्विपद, जो मनुष्य है उसका समानार्थक शब्द द्विपद होगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट प्रश्न है शत्रु। आपसे शत्रु का समानार्थक शब्द पूछा जा रहा है, तो आप लोग आंसर बताइए कि शब्द यानी जो शत्रु है उसका समानार्थक शब्द क्या होगा। अगर आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है, जो ऑप्शन नंबर ए जरी है, वो शत्रु का समानार्थक शब्द होगा। आपको फिर से निर्देश दिया गया है, जो प्रश्न नंबर 8 और 9 के लिए नीचे दिए गए शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो आप लोग पढ़िए, जो विष है, विष का क्या होना चाहिए, आप लोग बताइए कि जो विष है उसका विलोम क्या होना चाहिए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो विष का विलोम है वह अमृत होगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। आमोद प्रमोद, जो आमोद प्रमोद लिखा हुआ है इसका विलोम क्या होगा। आप लोग बताइए कि आमोद और प्रमोद का विलोम क्या होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी वेदना और दुख, जो आमोद होगा उसका विलोम वेदना होगा और जो प्रमोद होगा उसका विलोम दुख होगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते अगला प्रश्न। अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है, आपसे पूछा जा रहा है अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है, तो आप लोग बताइए कि अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है, तो यहाँ पर जो अव्यय है वो है विस्मयादि बोधक अव्यय, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है, तो आप लोग पहचान कर बताइए कि कौन सा स्त्रीलिंग है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो सूचना है वह एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। फिर से आपको एक निर्देश दिया गया है, जो प्रश्न नंबर 12 और 13 के लिए है। नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी आपको चुनना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो आप लोग पढ़िए। जो आपको प्रश्न नंबर 12 कहा गया, इसमें से आपको बताना है कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो आप लोग बताने की कृपा करें। अगर आपने इसका जो प्रश्न नंबर 12 का आंसर दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर डी में, जो प्रत्युत्पन्न लिखा है, क्या प्रत्युत्पन्न, आपको जो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, वो आपका बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। आप लोग प्रश्न नंबर 13 में बताइए कि आपको शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अगर आप प्रश्न नंबर 13 का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में, जो एकाग्र लिखा गया है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, तो आप लोग बताइए कि कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। आप लोग नहीं को इंडिकेट कीजिएगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो मिलिंद है वह अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, आपसे पूछा जा रहा है कि पर्यायवाची शब्द का क्या अर्थ है, तो आप लोग बताइए कि पर्यायवाची शब्द का क्या अर्थ है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और बार बार यूपीएससी में पूछे जाने वाला है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो पर्यायवाची शब्द का अर्थ है वह समानार्थी है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। यमुना का पर्यायवाची है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो यमुना है उसकी पर्यायवाची क्या है, तो आप लोग बताइए कि यमुना का पर्यायवाची है क्या है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी कालिंदी, जो कालिंदी है वह यमुना की पर्यायवाची है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित विशेषण युग्मों में एक गलत है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो ऑप्शन में विशेष और विशेषण दिए गए हैं उनमें से कौन सा एक कथन यानी एक युग्म गलत है, तो आप लोग बताइए कि कौन सा एक युग्म गलत है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो कर्मनिष्ठ है वह विशेष और विशेषण की दृष्टि से गलत है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, तो आप लोग बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर, जो इसका ऑप्शन नंबर ए, वह बहुत थक गया है, जो है
18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए होगा। जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, इसमें आंसर होगा वह बहुत थक गया है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे, कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो ऑप्शन में आपको 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, यह आंखों देखी घटना है क्या। अगर आपको जो ऑप्शन नंबर बी 19 नंबर प्रश्न में दिया गया है, यह आंखों देखी घटना है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपसे जो प्रश्न नंबर 20 पूछा जा रहा है वो कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए और फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, क्या आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपसे फिर से पूछा जा रहा है। तो आप लोग जो प्रश्न नंबर 21 है इसे ध्यान से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करें। आशा करते हैं कि आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, अगर ऑप्शन नंबर डी दिया है सुरेश के लिए, क्या सुरेश के लिए पत्र लिखना है, किसके लिए, सुरेश के लिए पत्र लिखना है, यह बिल्कुल एकदम शुद्ध वाक्य है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ राज्य की भाषा और लिपि देवनागरी है। आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी है। तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो संविधान का अनुच्छेद 343 उसी में राजभाषा और लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था। आपसे पूछा जा रहा है कि जो राजभाषा अधिनियम आया था वह कब पारित किया गया था। तो आप लोग आंसर, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। आशा करते हैं कि आपने इसका आंसर अगर कमेंट बॉक्स में दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो राजभाषा अधिनियम है वह 1963 में पारित किया गया था। तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। जो देखा नहीं जा सके वाक्य का एक शब्द इनमें से कौन सा है। आपसे पूछा जा रहा है जो देखा नहीं जा सके वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। तो आप लोग आंसर बताइए। तो आशा करते हैं कि अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो अदृश्य है, जो देखा नहीं जा सके वह अदृश्य होता है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। जो व्याकरण जानता हो इसके लिए एक शब्द है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो व्याकरण जानता है उसको एक शब्दों में क्या कहा जाता है। तो आप लोग आंसर बताइए। आशा करते हैं कि अगर आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण, जो व्याकरण जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा, व्याकरण। तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपको ऑप्शन में शब्द दिए गए हैं इनमें से किस में बहुव्रीहि समास है। तो आप लोग आंसर बताएं किस में बहुव्रीहि समास है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो पंकज है उसमें बहुव्रीहि समास है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है। आपसे पूछा जा रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग है। तो आप लोग बताइए। जो प्रश्न नंबर 27 कहता है आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि किस में उपसर्ग है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने प्रश्न पढ़ा होगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए, जो प्रहार है इसमें उपसर्ग है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जय बर बाज राम और असवारा, क्या जय बर बाज राम असवारा तेहि सरदऊ न बर नहीं पारा। आपसे पूछा जा रहा है जय बर बाज राम असवारा तेहि सर दौना बर नहीं पारा। तो आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा और इसमें अलंकार बताइएगा। तो आशा करते हैं कि इसे आपने पढ़ा होगा। अगर आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया ऑप्शन नंबर डी, इसमें जो अतिशयोक्त अलंकार है इसमें बढ़ा चढ़ाकर बात को प्रस्तुत किया जा रहा है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। जो अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन से रस युग्म हैं जो महाकाव्य के प्रधान रस माने जाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि आपको कौन से ऐसे रस हैं जिन्हें रस युग्म हैं जो
महाकाव्य के प्रधान रस माने जाते? तो आप लोग बताइए कि किन रसों को महाकाव्य का प्रधान रस कहा जाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग आंसर बताने की कोशिश करें। अगर आपने इसका आंसर दिया है जो श्रृंगार रस है इसी को महाकाव्य के प्रधान रस माना जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। पढ़े फारसी बेचे तेल, क्या पढ़े फारसी बेचे तेल वह देखो कुदरत का खेल? तो आप लोग बताइए इसका अर्थ क्या होगा कि पढ़े फारसी बेचे तेल वह देखो कुदरत का खेल। तो इसमें आपको इसका अर्थ बताना है, आप लोग आंसर बताएं इसका। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर अगर बी नंबर ऑप्शन दिया है, क्या योग्यता होते हुए भी विश्वस्तता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना? तो आपका आंसर बिल्कुल सही। इसका क्या हुआ? पढ़े फारसी बेचे तेल वह देखो कुदरत का खेल। तो इसका हुआ योग्यता होते हुए भी विश्वस्तता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है, आपसे पूछा जाता है कि खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो आप लोग आंसर बताइए कि खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी वीर गति को प्राप्त हो जाना, क्या खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होगा कि अगर आपने इसका आंसर दिया है वीर गति को प्राप्त हो जाना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है, तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी आस्तीन का सांप, क्या कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो आप लोग इसका आंसर देंगे आस्तीन का सांप होना ये कपटी मित्र के लिए कहा जाता है। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। गृध्र शब्द का तद्भव रूप है, आपसे पूछा जा रहा है जो गृध्र शब्द आपको दिया गया है गृध्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी जो गीध है उसी को गृध्र कहा जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। मक्खी शब्द का तत्सम आपसे पूछा गया है कि मक्खी शब्द का तत्सम रूप है, आप लोग बताइए कि मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसका आंसर अगर कमेंट बॉक्स में दिए हैं ऑप्शन नंबर डी जो मच्छिका है, क्या जो मच्छिका है इसी को मक्खी शब्द कहा जाता है, जो मक्खी का तत्सम होगा वह मच्छिका होगा। तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, क्या ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द होगा? आप लोग बताइए कि ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द क्या होगा। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी आसु कवि, क्या ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता उसके लिए एक शब्द होगा आसु कवि, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। विनय पत्रिका की भाषा है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो विनय पत्रिका थी उसकी भाषा क्या थी? तो आप लोग आंसर बताइए कि विनय पत्रिका की भाषा क्या थी। तो दोस्तों अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए जो विनय पत्रिका है उसकी भाषा ब्रज भाषा थी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। आपको एक निर्देश दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है उस भाग का अक्षरांक ए बी सी अथवा डी ही आपका उत्तर है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो आपको कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चिन्हित करता है। तो आप लोगों से एक प्रश्न दिया गया है जो 37 नंबर प्रश्न है, उसे आप ध्यान से पढ़िए। जैसे ही मैं घर पहुंचा, ये आपका ए पार्ट है। मैंने डाकुओं को घर से बाहर, ये आपका बी पार्ट है। भाग जाते देखा, ये आपका सी पार्ट है। अगर आपको इसमें लगता है कि कोई त्रुटि नहीं तो आपको आंसर नंबर ऑप्शन डी बताना है। तो आप लोग बताइए, इसे आप ध्यान से पढ़िए फिर आप आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है जो इसका पार्ट नंबर डी होगा, क्या कि इसमें कोई त्रुटि नहीं, क्या जैसे ही मैं घर पहुंचा मैंने डाकुओं को घर से बाहर भाग जाते देखा, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से आपको निर्देश दिया गया है जो 38 और 39 नंबर प्रश्न के लिए है। दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों, क्या दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन कीजिएगा। उसके बाद विकल्प आपको दिए गए हैं। अंबर पनघट में डूबो रही, आपको दिया गया है अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नगरी, क्या अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नगरी। तो आप लोगों को बताना है कि इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न और बार बार अब तक तो बहुत ही बार यूपीएसआई में पूछा गया है। आप लोग बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी जो
अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी में। इसमें रूपक अलंकार का उदाहरण आपको दिया गया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। वही मनुष्य, क्या वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, आप लोग इसे पूरा ध्यान से कीजिएगा। अगर आपने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए, क्या वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें अनुप्रास अलंकार है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं आज का देखते हैं अंतिम प्रश्न। आपसे अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, तो देखिएगा अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। आप लोग ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका सुमेल कर लिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो आंसू दिया गया है वह बिल्कुल ही सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो मेरे जितने भी भावी दरोगा बंधु हैं वो आज ये बताएं कि आज आपके 40 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगर आप इसमें से 30 प्लस भी अगर सही कर लेते हैं तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। बस आपको कंटिन्यूटी की ज़रूरत है। आप अपनी कंटिन्यूटी बना के रखिए और पेपर आपका 100% क्वालिफाई हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको जल्द से जल्द गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें कि क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।